हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं जो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन हो रही है, उसमें जो सब्जेक्ट हैगा बिजनेस लॉ, उसकी यूनिट नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी। ये वाले चैप्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको सभी कंसेप्ट डिटेल में बताऊंगा और आपके सभी डाउट इससे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी कंसेप्ट्स को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें इस टाइप के और इम्पोर्टेंट कंटेंट के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ऑल्दो देयर आर मेनी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन लॉ हैज रिकॉग्नाइज्ड सेवरल पर्टिकुलर एंड स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू गिव देम अ सर्टेन लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। यहाँ पर ये सभी कई टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट जो लॉ है इंडिया का उसने कुछ स्पेशल टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट को भी बता रखा है कि ये हमारे स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन्हें एक फॉर्मेलिटी देने के लिए। 5 कैटेगरी ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 5 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। इंडेमनिटी का, गारंटी का, बेलमेंट का, प्लेज का एंड एजेंसी का। इस चैप्टर में हमें इन पांचों टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, अब ये इंट्रोडक्शन में बाकी ये एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हैं जो कि हमें आगे पता ही लग जाएंगी। तो चलिए हम वहीं से शुरू करते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। A contract of indemnity is a contract by which one party promised to save the other from loss caused to him by conduct of promisor himself or by the conduct of a third party. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है, किस लिए? या अगर लॉस होता है या तो प्रोमिसर की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए प्रॉमिस किया जाता है कि अगर तुम्हारा ये लॉस होगा तो इसे मैं पूरा करूंगा, इसे मैं भरूंगा। उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एग्जांपल दिया है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ 200 रुपीज। ए और ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसे के साथ? बी के साथ, कि अगर सी की वजह से तुम्हें कोई भी लॉस होता है तो उसे मैं पूरा करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा इंडेमनिटी का। डेफिनेशन बोली गई है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन बाय सेक्शन 1 थ्रू टू 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो हमारा सेक्शन 124 है वो डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें आती है इसमें? ओनली एक्सप्रेस प्रोमिस टू इंडेमनिफाई, जिसमें एक्सप्रेसली कहा गया हो, इम्प्लाइड वाला इसमें इंक्लूड नहीं होगा, जिसमें बोलकर या लिखकर कहा गया हो इंडेमनिफाई करने के लिए, मतलब लॉस को पूरा करने के लिए। केसेस वेयर लॉस इज कॉज्ड बाय कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, किस केस में? या तो प्रोमिसर की वजह से लॉस हुआ हो या किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर लॉस हुआ है। इट डज नॉट इंक्लूड इम्प्लाइड प्रोमिस टू इंडेमनिफाई, और क्या इंक्लूड नहीं होता है इसमें? अगर इम्प्लाइड प्रोमिस हो रहा है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। केसेस वेयर द लॉस इज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिजी, और वो वाले केसेस इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे जिसमें लॉस किसी एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है या प्रोमिसी की वजह से हो रहा है, वो वाले केसेस इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ये आएगी डेफिनेशन आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? अ प्रॉमिस टू सेव अनदर हार्मलेस फ्रॉम लॉस कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू एट द इंस्टेंस ऑफ द प्रोमिसर, मतलब जो भी लॉस से हार्म होने वाला है उसको कवर करने के लिए जब कोई प्रॉमिस कर ले, प्रोमिसर की वजह से जो लॉस होने वाला है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इट डज इंक्लूड द लॉस कॉज्ड बाय इवेंट और एक्सीडेंट ऑल्सो। जो इंग्लिश लॉ है उसमें अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से या इवेंट की वजह से भी लॉस होता है तो उसे भी हम इंक्लूड कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। बट जो हमारा इंडियन लॉ हैगा उसके अकॉर्डिंग एक्सीडेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज पर इंडियन लॉ इज दस वेरी रिस्ट्रिक्टिव। तो जो इंडियन लॉ की अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन है वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव है। इफ इट इज स्ट्रिक्टली अप्लाइड इवन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वुड फॉल आउटसाइड द परव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और इसके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होते हैं वो भी हमारे इसके अंदर नहीं आते।
बट इंडियन कोर्ट अप्लाइज द इंग्लिश डेफिनेशन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेनिटी, बट जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो इंग्लिश डेफिनेशन है उसे मतलब यूज करते हैं इंडियन लॉ के अंदर भी। एज वी ऑब्जर्व द जस्टिस छागला सेक्शन 124 एंड 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर नॉट एग्जॉस्टिव। ये सारा आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें क्या देखना है, जो मेन डेफिनेशन मैंने ऊपर पढ़ के दिखाई थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग है, उसे आपको याद करना है। अब आएगा कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनिफायर्स लाइबिलिटी, इसमें आपको केस लॉ दे रखा है, इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीज आती है इसमें, अब मैं आपको कुछ टर्म्स और बता दूं, ये ऊपर इसमें मैंने छोड़ दी थी यहाँ, ये देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ए विल टर्म्ड एज इंडेमनिफायर एंड बी एज द इंडेमनिटी होल्डर। दो टर्म्स आती हैं, इंडेमनिफायर या और दूसरी इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिफायर वो पर्सन होता है जो प्रॉमिस करता है कि अगर तुम्हें कुछ लॉस होता है तो इसे मैं बियर करूंगा, वो होता है इंडेमनिफायर। और जिस पर्सन को प्रॉमिस किया जाता है वो होता है हमारा इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर को हम इंडेमनिफाइड भी बोल देते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन श्यूड। अब जो इंडेमनिटी होल्डर है, मतलब जिसे प्रॉमिस किया गया है, उसके पास क्या क्या राइट होते हैं अगर उस पर केस होता है या वो केस करता है। तो इंडेमनिफाई होल्डर इज एंटाइटल्ड टू फॉलोइंग राइट। नंबर 1, इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल डैमेजेस व्हिच ही माइट हैव कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर कवर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट होता है वो सभी डैमेजेस रिकवर करने का जो उसने खर्च किया है किस चीज में, सूट को मेंटेन, मतलब केस को फाइल करने में या उसे मेंटेन करने में। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर होते हैं तो उसे राइट हैगा कि वो सभी डैमेजेस को कवर कर सके। नंबर 2, इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल कॉस्ट इंसिडेंटल टू इंस्टीट्यूशन और डिफेंडिंग द सूट। वही बोला है कि इंडेमनिटी होल्डर के पास पूरा राइट होता है कि वो रिकवर कर सके अगर उसने केस को बचाने के लिए कोई भी पैसा खर्च किया है। बट द पार्टी इंडेमनिफाइड कैन नॉट रिकवर कॉस्ट विच ही हैज नॉट एक्टेड एज प्रूडेंट मैन इन डिफेंडिंग द एक्शन अगेंस्ट हिम और हैज नॉट बीन ऑथराइज्ड बाय इंडेमनिफाइड टू डिफेंड द सूट और वेयर द कॉस्ट इनकर्ड हैव बीन अनरीजनेबल इन अमाउंट। बट उसको ये राइट नहीं मिलता कि वो जो चीज हमारी जरूरी नहीं है उसको भी डिफेंड करे केस के अंदर, या फिर कोई अनरीजनेबल अमाउंट इंडेमनिफायर से मांगे कि मेरा इतना खर्चा हुआ है, कुछ भी बता दे पैसा। उसे एक पूरा प्रूफ के साथ होना चाहिए कि उसका इतना खर्चा हुआ है, उसी के लिए उसे रिकवर किया जाएगा, ठीक है। थर्ड है, इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल सम पेड अंडर एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट। इंडेमनिटी होल्डर के पास और क्या राइट होता है कि वो अमाउंट को भी रिकवर कर सकता है अगर उसने किसी इस टाइप के सूट, मतलब केस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, सेटल करने के लिए अगर कोई अमाउंट पे करी है तो वो अमाउंट भी वो इंडेमनिफायर से रिकवर कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट compromise was not contrary to direction of promiser and it has been made on the best available term। बट ये होना चाहिए कि जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो प्रोमिजर की डायरेक्शन पे ना हुआ हो और जो भी सबसे बेस्ट तरीका था उसको कॉम्प्रोमाइज करने का उस तरीके से हुआ हो। प्रोमिसी मस्ट हैव एक्टेड प्रूडेंट इन मेकिंग सच प्रोमिस, और प्रोमिसी ने ढंग से उसमें एक तरीके से अपना रोल किया जाना चाहिए। It is to be noted that a contract of indemnity being a piece of general contract and therefore must satisfy all essential of valid contract such as competent party, free consent, lawful object, otherwise it will not be valid। अब जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक पार्ट हैगा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसी में से बनाया गया है, ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो जैसे कि एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए सभी इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है, वैसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर भी सभी इसेंशियल्स होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे कि कंपिटेंट ऑफ पार्टी, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट और ये सारी चीजें। अगर ये इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा इंडेमनिटी का, ठीक है। आगे है, अब ये था हमारा सारा कंसेप्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। अब आएगा हमारे पास नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन
मतलब दो पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे वाले को प्रॉमिस करता है, अगर थर्ड पर्सन तुम्हें ये जो इसकी लाइबिलिटी है या इसका जो प्रॉमिस है इसे पूरा नहीं करता है तो मैं इसका डिफॉल्ट को पूरा करूंगा, मैं जो भी लॉस होगा वो मैं बियर करूंगा, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। द पर्सन हु गिव गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। जो पर्सन गारंटी देता है कि मैं लॉस बियर करूंगा उसे हम कहते हैं श्योरिटी। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हु डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। जिसके लिए गारंटी दी जाती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। एंड द पर्सन टू हुम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर। और जिस पर्सन को हम गारंटी देते हैं उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बी आइदर ओरल और रिटर्न। जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आर यूजुअली एंटर्ड इनटू। अब हमें बताया गया है कि किस लिए हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करते हैं। तो नंबर 1, टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग विच मे बी इमीडिएटली रिलेटेड टू मर्केंटाइल एजेंट। अगर कोई ऐसी परफॉर्मेंस है जो कि किस पर डिपेंड करती है, किसी एजेंट के द्वारा डिपेंड करती है, तो उस परफॉर्मेंस को सिक्योर करने के लिए कि वो एजेंट इसको करने से ना मुकरे या मना ना करे, उसे कंफर्म करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करते हैं उसके प्रिंसिपल के साथ। नंबर बी, टू सिक्योर द ऑनेस्टी एंड फाइडेलिटी ऑफ समवन हु इज टू बी अपॉइंटेड टू सम ऑफिस। अगर किसी ऑफिस में हमने किसी को अपॉइंट किया है तो उसकी ऑनेस्टी को, मतलब उसकी जो ईमानदारी है, उसकी फाइडेलिटी है, उसे सिक्योर करने के लिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करते हैं। नंबर सी, टू सिक्योर समवन फ्रॉम इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ सम रॉन्ग कमिटेड बाय अनदर। किस लिए, अगर किसी और की वजह से किसी पर्सन को इंजरी, मतलब किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, उसको बचाने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करते हैं। ये 3 के सीधे हमारा जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करने का वो क्या है। आगे है, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। A contract of guarantee, like other ordinary contract, must satisfy all the essential of contract, but it has two distinctive features. एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी बाकी सभी जनरल कॉन्ट्रैक्ट की तरह जो वैलिड इसेंशियल्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो प्रेजेंट होने चाहिए, बट इसके अलावा इसके 2 और फीचर हैं। क्या क्या हैं देखिए। नंबर 1, समथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर इज प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी सफिशिएंट कंसीडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं इसमें हम किसी को ये लिए गारंटी देने के बदले में उससे कुछ नहीं मांगते हैं। जैसे अगर हम किसी तीसरे पर्सन के लिए गारंटी दे रहे हैं किसी को, तो हम उससे, जिसके लिए हमने गारंटी दिया, उससे ये नहीं कहते कि तुम हमें इतने पैसे दो तब हम तुम्हारे लिए गारंटी देंगे। उसमें कोई भी कंसीडरेशन नहीं होती। बट कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है बिना कंसीडरेशन के, वो हमारा वैलिड नहीं होता। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि अगर कुछ भी किया जा रहा है या कोई प्रॉमिस दिया जा रहा है, किसके लिए, बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, मतलब जिसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं उसके लिए अगर हम कोई भी प्रॉमिस कर रहे हैं या कोई भी उसका बेनिफिट हो रहा है, तो लॉ के द्वारा ये मान लिया जाता है कि ये सफिशिएंट कंसीडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट श्योरिटी हिमसेल्फ मस्ट बी बेनिफिटेड। ये जरूरी नहीं है कि जो श्योरिटी है, मतलब जो गारंटी दे रहा है, उसका फायदा होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल डेटर का भी फायदा हो रहा है इससे, तो वो सफिशिएंट कंसीडरेशन मान ली जाती है लॉ के द्वारा। ठीक है। नंबर बी है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द क्रेडिटर एंड श्योरिटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसमें क्रेडिटर, मतलब जिसे हम गारंटी दे रहे हैं, एंड श्योरिटी जो गारंटी दे रहा है, वो दोनों कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। कॉम्पिटेंट का मतलब मेजर होने चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होने चाहिए, और इंसेन नहीं होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए। ठीक है। बट प्रिंसिपल डेटर में बी माइनर और पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। बट जो प्रिंसिपल डेटर है, मतलब जिसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं, वो माइनर भी हो सकता है और इनकम्पिटेंट भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। इन सच केस द श्योरिटी विल बी टेकन एज प्रिंसिपल डेटर एंड विल बी लायबल टू पे। अगर जिसके लिए हम गारंटी दे रहे हैं वो माइनर है या इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो जो सारी लाइबिलिटी होती है वो किससे पे करनी होती है, श्योरिटी को लाइबिलिटी पे करनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट सी पॉइंट, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कंडीशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर जो श्योरिटी होता है उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, कंडीशनल लाइबिलिटी होती है। इट अराइज ओनली व्हेन द प्रिंसिपल डेटर मेक अ डिफॉल्ट। और ये लाइबिलिटी कब अराइज होती है, अगर जिसके लिए हमने गारंटी दी है वो पर्सन डिफॉल्ट करता है, तब हमारी लाइबिलिटी अराइज होती है कि हमें उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। A liability which arise independently of default is not within the definition of guarantee। और अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो अराइज होती ही होती है, चाहे डिफॉल्ट हो चाहे ना हो, तो उसको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। ठीक है।
अब देखिए आगे कंसेप्ट है हमारा इनवैलिड गारंटी का। गारंटी इनवैलिड कब हो जाती है? तो फॉलोइंग इज अ फ्यू ऑफ दोज केसेस व्हेन द गारंटी गिवन बाय श्योरिटी विल बी इनवैलिड एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट हिम। अब कौन से केसेस हैं जिसमें जो हमारी गारंटी होती है वो इनवैलिड हो जाती है और उसे हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते? तो नंबर 1 है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। जब गारंटी हम किससे ऑब्टेन करें? मिसरिप्रेजेंटेशन से। सेक्शन 142 इससे बात करता है। And a guarantee which has been obtained by means of misrepresentation made by creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of transaction is invalid। अगर कोई ऐसी गारंटी हमसे ली जा रही है जो कि किससे ली गई है? मिसरिप्रेजेंट करके। किसने मिसरिप्रेजेंटेशन करी है? क्रेडिटर ने। मतलब जिसे हम गारंटी दे रहे हैं पर्सन को, वो ही मिसरिप्रेजेंट कर रहा है और हमसे धोखा करवा के गारंटी ले रहा है, तो उस टाइप की गारंटी हमारी इनवैलिड हो जाती है। ठीक है। Number 2, guarantee obtained by concealment। Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid। मतलब अगर जिसे हम गारंटी दे रहे हैं वही क्रेडिटर अगर हमसे कोई भी चीज छुपाता है उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और हमसे गारंटी ले लेता है धोखे से, तो वो भी गारंटी हमारी इनवैलिड हो जाती है। नंबर 3, इन केस को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन। When a person give a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon until another person has joined in it as co-surety, the guarantee will be invalid if other person does not join। अगर कोई ऐसी गारंटी दे रहे हैं हम जिसमें मतलब किसी पर्सन ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करा है जिसमें एक से ज्यादा गारंटर की जरूरत पड़ती है, मतलब गारंटी देने वाले चाहिए, और वो पर्सन हमारी गारंटी ले रहा है और ये कहकर ले रहा है कि तुम्हारे साथ साथ अगर मतलब तुम्हारे साथ साथ इस पर्सन की और गारंटी ली गई है, मतलब एक से ज्यादा चाहिए थी तो तुम्हारे साथ साथ इस किसी और पर्सन की भी गारंटी ली गई है, तो इस टाइप की गारंटी को कहते हैं हम कोश्योरिटी। जो दो लोग गारंटी दे रहे हैं उन्हें कहेंगे कोश्योरिटी, मतलब दोनों मिलकर दे रहे हैं। और अगर किसी जिसके लिए हमने गारंटी दी है उस वो अगर डिफॉल्ट कर जाता है, तो अगर दूसरा वाला पर्सन जब तक उसको कंपनसेट करने नहीं आता है साथ में मेरे, तो मैं अपनी गारंटी जरूरी नहीं, मैं मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि अब मेरे को पूरा डिफॉल्ट पढ़ना होगा, क्योंकि मैंने किसी के साथ को श्योरिटी मतलब को ओनरशिप में गारंटी दी थी। अब अगर वो पर्सन नहीं आ रहा है तो मेरी भी गारंटी इनवैलिड हो जाएगी, मेरे को गारंटी रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये हमारे हो गए 3 केसेस कब कब गारंटी इनवैलिड हो जाती है। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दे रखा है हमें, डिफरेंस दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। नंबर 1, पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में देखिए ओनली 2 पार्टीज, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं उसमें सिर्फ 2 ही पार्टी होती है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। मतलब जो लॉस को बियर करना की कहता है कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से कोई भी लॉस होता है तो मैं बियर करूंगा, और इंडेमनीफाइड जिसको कहा जाता है कि अगर मेरी वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से तुम्हें लॉस होता है तो मैं बियर करूंगा, तो जिसको कहा जाता है वो होता है इंडेमनीफाइड। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर देयर आर 3 पार्टीज, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। बट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसमें हमारे पास 3 पार्टी होती हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। अब बात आती है लाइबिलिटी की। द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज प्राइमरी। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें सारी लाइबिलिटी किसकी होती है? इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी होती है। कैसी? प्राइमरी, मतलब कोई और है जब है ही नहीं तो सारी लाइबिलिटी उसी की होती है। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी। जो श्योरिटी मतलब जो गारंटी दे रहा है उसकी लाइबिलिटी सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे लाइबिलिटी किसकी आती है? जिस पर्सन के लिए गारंटी दे रहा है सबसे पहली लाइबिलिटी उसकी है कि उसे अपना डेट देना है। अगर वो डेट देने में डिफॉल्ट कर जाता है तो सेकंड लाइबिलिटी फिर अराइज होती है श्योरिटी की जिसने गारंटी दी थी। ठीक है। आगे है कंटिंजेंसी। द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर अराइज ओनली ऑन हैपनिंग ऑफ कंटिंजेंसी। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं उसमें जो इंडेमनीफायर है उसकी लाइबिलिटी कब अराइज होती है? किसी ऐसी चीज के होने पे जिसकी परफॉर्मेंस अभी अनसर्टेन है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं देयर इज एन एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ विच इज गारंटी बाय श्योरिटी। बट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं उसमें हमारी या तो डेट लिया होता है हमने जो पहले हम ले चुके हैं, या फिर कोई परफॉर्मेंस होती है जो पहले हो चुकी है जिसके लिए हम श्योरिटी दे रहे हैं कि अगर डिफॉल्ट करता है तो इसकी जो लाइबिलिटी अराइज होगी वो हम देंगे। तो इसमें हमारे पास लाइबिलिटी कंटिंजेंट नहीं होती, हमें पता होता है कि हमारी इस चीज के लिए लाइबिलिटी इतनी है। लेकिन बट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं उसमें हमारा जो कंटिंजेंसी होती है लाइबिलिटी अराइज होने की वो अनसर्टेन होती है। आगे है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर
तो इंडेमनिटी के अंदर देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं उसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड के बीच में। बट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं द थ्री कॉन्ट्रैक्ट, वन बिटवीन क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर एंड सेकंड बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर। इसमें हमारे पास तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक किस किस के बीच में? क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। फिर सेकंड होती है श्योरिटी एंड क्रेडिटर, जो श्योरिटी मतलब जो गारंटी दे रहा है और जिसको गारंटी दे रहा है, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड थर्ड बिटवीन द श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर, और श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट बेसिस है हमारा ऑब्जेक्ट। तो द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ लॉस। जो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किस लिए होते हैं? लॉस को पूरा करने के लिए। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। बट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रोवाइड श्योरिटी टू क्रेडिटर। जो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्रेडिटर को श्योरिटी देते हैं कि अगर इसने नहीं दिया तो मैं दूंगा, श्योर कर रहे हैं वो उसे। नेक्स्ट बेसिस है राइट टू यूज। तो इंडेमनीफायर कैन नॉट स्यू अ थर्ड पार्टी फॉर द लॉस सफर्ड। जो इंडेमनीफायर है वो किसी भी थर्ड पार्टी को के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता कि तुमने फॉर द लॉस सफर्ड, जो भी उसे लॉस हुआ है उसके लिए। बट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होती है, श्योरिटी कैन स्यू प्रिंसिपल डेटर। अगर श्योरिटी मतलब जो जिसने गारंटी दी थी उसे कोई लॉस उठाना पड़ रहा है प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट की वजह से, तो बाद में वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट केस कर सकता है कि मैंने तुम्हारे बदले के इतने पैसे दिए थे, अब वो पैसे मुझे चाहिए। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ गारंटी। तो हमारे पास दो टाइप की गारंटी होती है, स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग गारंटी। नंबर वन, स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी मींस अ गारंटी विच फॉर वन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, जो कि किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी जाती है। मतलब ये इस काम के लिए मैं इसको गारंटी दे रहा हूँ। इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ श्योरली एक्सटेंड ओनली अ सिंगल ट्रांजैक्शन। और जो श्योरिटी की लायबिलिटी होती है वो सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन के लिए होती है, उसके अलावा और किसी ट्रांजैक्शन के लिए वो गारंटी नहीं देता है। बट जो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है, कंटिन्यूइंग गारंटी इज दैट विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। एक ऐसी गारंटी जो कि कई सारी ट्रांजैक्शन के लिए दी जाती है, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। इट इज नॉट कंटिन्यूड कन्फाइंड टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन, ये सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होती है। श्योरिटी कैन फिक्स अप अ लिमिट ऑन लायबिलिटी एज टू टाइम और अमाउंट ऑफ गारंटी। जो श्योरिटी है वो क्या कर सकता है, या तो टाइम के लिए कि मैं इतने टाइम तक इसकी गारंटी लेता हूँ, या फिर अमाउंट तक कि मैं इतनी अमाउंट तक इसकी गारंटी लेता हूँ, ये अमाउंट फिक्स कर सकता है। व्हेन द गारंटी इज कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में द फैक्ट इज दैट गारंटी इज कंटिन्यूइंग कैन ऑल्सो बी असर्टेन्ड फ्रॉम द इंटेंशन ऑफ पार्टी एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। बस आपका इतना ही ये दे रखा था टाइप्स ऑफ गारंटी में, दो ही टाइप की गारंटी के बारे में बता रखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। जो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है उसे हम रिवोक कैसे कर सकते हैं, मतलब उसके लिए कैसे मना कर सकता है श्योरिटी। ठीक है, तो नंबर वन, बाय नोटिस। सेक्शन 130 डिफाइन करता है अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे बी एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय गिविंग अ डिस्टिंक्ट नोटिस टू क्रेडिटर। जिसको हमने गारंटी दी है कि हम कंटिन्यूइंग गारंटी देते हैं, इसके लिए ये जो भी काम करता है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, उसको हम कैसे रिवोक कर सकते हैं? अगर हम सीधा उसी पर्सन को नोटिस दे दे कि अब से मैं इसकी किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी नहीं दे रहा, मैं किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा, तो वो होता है हमारा बाय नोटिस। सेकेंड है बाय डेथ। डेथ ऑफ श्योरिटी विल ऑपरेट एज रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। जो हमारा श्योरिटी होता है उसकी अगर डेथ हो जाए तो ये जो रिवोकेशन कंटिन्यूइंग गारंटी होती है उसे रिवोक कर देता है। नॉन नोटिस ऑफ डेट नीड टू गिवन टू क्रेडिटर, और हमें क्रेडिटर को कोई नोटिस देने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब नेचर ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी। जो श्योरिटी है मतलब जो गारंटी दे रहा है उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, तो वेयर द पार्टी डू नॉट स्पेसिफिकली एग्री एज टू एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी और श्योरिटी डज नॉट पुट अप एनी लिमिट ऑन हिज लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल बी को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर जो श्योरिटी है वो कोई एक्सप्रेसली नहीं बताता है कि मेरी सिर्फ इतने अमाउंट तक की लाइबिलिटी है या इतनी लाइबिलिटी है, तो उसकी लाइबिलिटी चलती ही रहती है प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी की तरह। ठीक है, इन अदर वर्ड वट एवर अमाउंट ऑफ मनी अ क्रेडिटर कैन लीगली रेज फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, डैमेजेस, द सेम अमाउंट कैन रिकवर फ्रॉम श्योरिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो अमाउंट फिक्स नहीं करता है तो क्या होगा, इसका मतलब कि जितनी भी अमाउंट क्रेडिटर को, मतलब क्रेडिटर
को लेनी है प्रिंसिपल डेटर से। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर जाता है तो वो सारी अमाउंट वो श्योरिटी से रिकवर कर सकता है। ठीक है, आगे है द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइज इमीडिएटली ऑन डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। कब अराइज कर जाती है श्योरिटी की लाइबिलिटी? जैसी ही प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है वैसी श्योरिटी की लाइबिलिटी हो जाती है। बट द क्रेडिटर इज नॉट बाउंड टू गिव एनी नोटिस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर टू श्योरिटी और इट एग्जॉस्ट ऑल द रेमेडीज ओपन टू हिम एज अगेंस्ट द डेटर बिफोर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द श्योरिटी। मतलब और जो क्रेडिटर है उसको कोई उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है कि वो नोटिस दे किसे, श्योरिटी को, कि तुम्हारे प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया है, अब ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिसाइड दैट क्रेडिटर इज फ्री टू रिलीज द डेट व्हेन इट बिकम ड्यू टू आइदर फ्रॉम द डेटर और श्योरिटी। और क्रेडिटर के पास खुला चांस होता है, उसे चांस मतलब राइट होता है कि वो जो भी डेट उससे लिया गया है वो उसे किसी के भी अगेंस्ट राइज कर सकता है, चाहे वो श्योरिटी के अगेंस्ट करे चाहे वो प्रिंसिपल डेटर के। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू प्रोसीड अगेंस्ट द डेटर फर्स्ट। ये नेसेसरी नहीं है कि वो सबसे पहले डेटर से ही मांगेगा। अगर डेटर नहीं देता है तो वो श्योरिटी के पास जाएगा, वो चाहे तो सीधा श्योरिटी के पास भी जा सकता है। He may sue the surety without suing the principal debtor। डायरेक्ट श्योरिटी को के अगेंस्ट केस कर सकता है प्रिंसिपल डेटर को ना करने के अलावा। अब श्योरिटी के राइट्स दिए गए हैं। राइट्स ऑफ श्योरिटी क्या क्या होते हैं? एक मिनट, अभी तो देखिए गाइस ये काफी सारा बचा है। अब यहाँ से आगे का राइट ऑफ श्योरिटी से मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मे बी आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इम्पोर्टेंट कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू।